नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर में लाल खदान के नजदीक हुआ बड़ा रेल हादसा, 6 से अधिक लोगों की मौत, कई घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। मतदाता सूची को दुरुस्त करने शुरू हुआ एफआईआर अभियान, बीएलओ घर घर जाकर कर रहे वोटरों की पड़ताल। मोबाइल चलाने से मना करने पर छात्रा हुई नाराज, आधी रात अरपा पुल से कूदकर दे दी जान, शव बरामद। मस्तूरी क्षेत्र के एक युवक ने पेड़ में लगाई फांसी, इधर अरपा के नीचे अधजली लाश मिलने से मचा हड़कंप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में मंगलवार की दोपहर बाद एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। गेवरा रोड से रायपुर की ओर जा रही लोकल पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर आउटर के पास खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसा चौकसे कॉलेज के पास हुआ जब तेज रफ्तार में आ रही पैसेंजर ट्रेन आउटर लाइन से गुजर रही थी और सामने खड़ी मालगाड़ी को नहीं देख पाई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के आगे के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों में चीख पुकार गूंज उठी और कई लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की और कुछ के मौत की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेलवे के अधिकारी रिलीफ ट्रेन के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल हादसे के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया है, जिसे जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। भैया जयरामनगर से बैठे हैं अपना स्टेशन जाने के लिए, बिलासपुर स्टेशन के लिए। उसमें ताल ये घटना हो गए, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है।
जान बच गया। वो भी कैसे लगा ट्रेन में बैठे थे, कैसे कोई टकराने का कुछ नहीं, कोई मालूम नहीं है हम लोग को। अचानक से मतलब कांड हो गया। आप लोग के साथ कौन था, क्या था, कितने लोग? मेरे साथ था एक मेरा जीजा था, एक मेरा काकी और मेरा काका है, और वो लोग को तो लेकर चला गया अस्पताल। घायल? हाँ घायल है वो लोग। उसमें सिर पे चोट था चाचा का, और मेरे चाची का कमर में चोट था। वो लोग को लेकर चला गया। कैसे करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो अब घर जाएंगे भैया, अब कहाँ जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। रामनगर से चढ़े हम लोगों और यहाँ पर आए तो अचानक ये चढ़ गए उसमें। हाँ, हमारे 4 लोग घायल है, मेरे बच्चे बोल नहीं सकता है। हाँ, पहली बार ट्रेन चढ़े हैं भैया, ले गए है कि 4 घायल। कितने समय घटना है लगभग? 1 घंटा हो गया। मतलब आप लोग 4 बजे? हाँ, ये है। कोई सुविधा नहीं मिला रेलवे से? आवाज़ आया बहुत ज़ोर से, तो मैं यहाँ पर पहुँचा दौड़ के कि क्या हो गया बोल के, तो देखता हूँ कि ट्रेन मालगाड़ी को और सवारी गाड़ी दोनों टक्कर हो गया है। तो वो बहुत भयानक हुआ था और बहुत से लोग जो बीच में फंसे हुए थे। जो नहीं होना था, बहुत दुखद हुआ है। एक मालगाड़ी से जो एक पैसेंजर ट्रेन टकरा के जो है उसके ऊपर मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई है। कुछ जान माल को भी वो हुआ है। 3-4 हमारे मतलब जो भी है उनका जान भी गई है। उसको शासन प्रशासन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर त्वरित में पहुंचकर जो है उनको राहत देने का काम कर रहे हैं। उनको एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह सारे पूरा प्रशासन का, नगर निगम का अमला जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जहाँ पे भी जो भी गलती हुआ है उसको हम पता लगा के जो है आगे ऐसा गलती ना हो, कहाँ पर चूक हुई है उसको हम जो है निराकरण करने का काम करेंगे। कितने लोगों की क्षति है आपके पास? हताहत की क्या सूचना है? ये जो है हम 4:30 बजे जब यहाँ से ट्रेन गुजरे, हमारे पास भी फ़ोन आया है कि यहाँ पर एक हादसा हो गया है करके। तो हम भी आप जैसा जो देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। और 4 से 5 लोगों का अभी यहाँ पर जो है जान को मतलब गंवाए हैं, ऐसे मतलब हमें भी सूचना मिल रही है। बिलासपुर शहर के पास कतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच की ये घटना है। और इसमें कोरबा साइड से कोरबा बिलासपुर मेमो आ रही थी, वो और सामने गुड्स ट्रेन जा रही थी। तो इनके दोनों के बीच में उसका लास्ट बोगी और इसका फ्रंट बोगी, उसमें आपस में डैश हुआ है और उसके कारण से ये घटना हुई है। इस घटना से अभी तक 4 लोगों की है ना उसकी पुष्टि हुई है, और अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं, उसको निकाल रहे हैं अभी। तो अभी वो 2 लोग हैं, उनका अभी क्लियर होगा। सर, यात्रियों को किस तरह से मुक्त गंतव्य तक पहुंचा जा रहा है? वो यहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि बिलासपुर शहर के पास ही है, तो हम लोगों ने लोकल जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पे की हुई हैं, तो यात्रियों को तकलीफ नहीं होगी। सर, घायलों को कोई? हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ से कुछ लोगों को भेजे हैं, सिम्स भी भेजे हैं। घायलों में एक ज़्यादा सीरियस है और बाकी जो नॉर्मल घायल हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हादसा ये है कि देख रहे हैं आप लोग कि मालगाड़ी के ऊपर ये एमओ ट्रेन की बोगी चढ़ गई है, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर रूप से घायल था, संभवतः उनकी डेथ हुई है। तो और बाकी सबकी सामान्य इंजरी है, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी को हाथ पैर में लगी है, और बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। और बोगी में जो 2 लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जा रहा है, वो कटर से काटा जा रहा है। नहीं, वो गलत है। जो हमारे पास जानकारी जो रेलवे के अधिकारियों ने भी दी है, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट पहुंचा कर अवेलेबल करवाने के लिए युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। कितने लोग की मौत हुई सर? अभी एग्जैक्ट फिगर पता, सारे डिटेल्स नहीं आए हैं, और 2 से कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, ये है। लोको पायलट की भी मौत होने की बात सामने आ रही है सर? नहीं, अभी डिटेल्स नहीं मिल पाए। अभी रिस्टोरेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जैसे डिटेल्स आएंगे आप शेयर किए जाएंगे। इसके लिए CRS लेवल वाली इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा क्या हुआ था। एक ही ट्रैक में दोनों गाड़ियाँ खड़ी थी सर, और काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से आ रही थी? ये सारा इंक्वायरी के बाद पता चलेगा सर। लेकिन जो देखने में मिल रहा है कि मालगाड़ी कोयले से लगी हुई मालगाड़ी है, और उधर से जो मेमो आ रही थी वो उसके ऊपर चढ़ गई है सीधा। ये नॉर्मल हमारा ऑपरेशन है, आगे गाड़ी चलती है, उसके पीछे गाड़ी चलती है। इसका इंक्वायरी के बाद ही इसका रीज़न क्या है पता चलेगा।
बिलासपुर कोरबा लाइन पर मंगलवार दोपहर बाद एक गंभीर रेल हादसा हुआ, जिसमें मेमू ट्रेन मालगाड़ी के पीछे आकर टकरा गई। हादसे में 6 से अधिक के मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने रेलवे प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए तत्काल पूरे मामले की जांच की मांग की है। रेल हादसे के तुरंत बाद जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारी कर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस मौके पर विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि यह हादसा केवल तकनीकी खामी या मानवीय त्रुटि का परिणाम नहीं है, बल्कि रेलवे प्रशासन की प्राथमिकताओं की कमी का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला की गाड़ियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, जबकि यात्रियों की ट्रेनें अक्सर 5 से 10 घंटे लेट होती हैं। इसी उपेक्षा और असंगत प्रबंधन की वजह से यह जानलेवा हादसा हुआ। बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेन, जो कि एक सेम पटरी पर आने के मालगाड़ी के पीछे से जाकर उसके ऊपर चढ़ गई, जिसमें लगभग कैजुअलिटी की जो जहाँ तक बात है अनौपचारिक रूप से पता चला है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग घायल हैं। जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, रेलवे में लोगों की मदद के लिए हॉस्पिटल और सिम्स में भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। हमारी भी प्राथमिकता ये है कि जो घायल लोग हैं उनका इलाज समुचित तरीके से हो। जहाँ तक रेल हादसे की बात करेंगे तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पूरे देश का सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला रेलवे जोन है, और इस रेलवे जोन में अभी पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लदाई को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे कोयला निकालने की बात हो या खनिज संपदा निकालने की बात हो, इसमें पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई ध्यान रेलवे प्रशासन नहीं कर रहा है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सबसे कमाई देने वाला ये रेलवे जोन, जहाँ पर यात्रियों के लिए अगर सुविधाएं नहीं दे सकती, यहाँ पर एनोकोंडा ट्रेन चल रही है जो 105 डब्बों की ट्रेन होती है जिससे कोयला निकाला जा रहा है। कोयले की गाड़ियों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। यात्री ट्रेनें 5-5 घंटे 10-10 घंटे लेट हो जाती है, उसमें प्राथमिकता। कहीं ना कहीं रेल प्रशासन धंधा करने बैठ गया है और इस धंधे के कारण ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसकी जाँच होनी चाहिए और रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे प्रशासन ने ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली को सुरक्षित बताने का दावा किया है, जिसमें एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनें खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन बिलासपुर हादसे ने इस प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा शराब दुकान में रविवार रात जमकर हंगामा हो गया। वजह थी ऑनलाइन पेमेंट। 4 ग्राहकों ने मोबाइल से स्कैन कर पेमेंट किया, पैसा उनके खाते से कट गया, लेकिन दुकान के सेल्समैन ने कह दिया कि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, जाओ शासन से निपटो। और फिर क्या था, ग्राहकों का पारा चढ़ गया। देखते ही देखते वहां गाली गलौज और नोक झोंक शुरू हो गई। घटना के दौरान दुकान में मौजूद कई अन्य ग्राहकों ने भी शिकायत की कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनका कहना है कि यहां अक्सर रात 9 बजे के बाद ऑनलाइन पेमेंट बंद कर दिया जाता है। कई बार अचानक काउंटर भी बंद कर दिए जाते हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है और विवाद की नौबत आ जाती है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे बवाल के दौरान दुकान का सुपरवाइजर राजू कश्यप गायब था। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने उसे 3-4 बार फोन भी लगाया, लेकिन उसने कॉल उठाना तक जरूरी नहीं समझा। ग्राहकों का कहना है कि सुपरवाइजर हर रात 8 से 10 बजे के बीच दुकान से नदारत रहता है और इसी लापरवाही का नतीजा है कि दुकान पूरी तरह कर्मचारियों के भरोसे चलती है। ग्राहकों ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि दुकान में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को सही किया जाए, कर्मचारियों के रवैये पर सख्त निगरानी रखी जाए और सुपरवाइजर की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान में रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं, लेकिन लापरवाही और सिस्टम की खराबी से आए दिन विवाद होता है। लोगों ने साफ कहा, अगर शासन ने ध्यान नहीं दिया तो ये हंगामा रोज का तमाशा बन जाएगा। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के फदहाखार गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को अपने हक की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 50 सालों से उसी भूमि पर निवास कर रहे हैं, जहां अब वन विभाग ने अचानक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन वन विभाग के अधीन है और इसे विभागीय उपयोग के लिए खाली कराया जाएगा। देखिए क्या है पूरी खबर। नोटिस के बाद फदहाखार गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों को अब अपने घर और आशियाने के उजड़ने का डर सताने लगा है। इसी डर और पीड़ा के बीच वे भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से उसी जगह पर रह रहे हैं, खेती किसानी करते हैं और अब अचानक उस जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उस भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उनका निवास सुरक्षित रह सके
और भविष्य में उनके बच्चों को भी इसका अधिकार मिल सके। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि वे सरकारी भूमि या वन क्षेत्र पर कब्जा नहीं बल्कि वर्षों से बसे एक बस्ती का हिस्सा है। 60 साल से रह रहे हैं, हम लोग को एकाएक नोटिस दे रहा है कि खाली करो करके। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इतना दिन से बड़ा सब घर बना के रह रहे हैं, जितना पैसा रखे उसको तो खर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि हम लोग को पट्टा दे करके। तो पहले वहाँ बसने के पहले कोई आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं दिए हैं। तो हम लोग तो आबादी जगह है करके बसावट किए हैं। अभी हम लोग को पता चला है कि जंगल विभाग का ज़मीन है करके। इतना दिन से तो कोई नहीं आए हैं कि जंगल विभाग का ज़मीन है कि खाली करो करके। ये सब बोल देते तो हम लोग काहे वहाँ मकान बना के रहते। हम लोगों को बिलासपुर वन मंडल के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है हटाने के लिए। हम लोग को जुलाई महीने में पहला नोटिस जारी हो गया है, सेकेंड नोटिस हम लोग अगस्त में मिला है अभी, और अभी भी नोटिस जारी है कंटिन्यू। हम लोग अपने ज़िले के कलेक्टर महोदय से बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लेते हुए हम लोग को जो यथावत पट्टे की हमारी मांग है और पट्टी की मांग के लिए तत्पर खड़े हैं। और आज हम लोग कम से कम 3 बार माननीय कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं हम लोग, और इस बारे हम लोग DFO भी बिलासपुर से मिले हुए हैं, SDO से मिल लिए हैं, और हमारी जो मांग है कंटिन्यू बनी हुई है। और हम लोग शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए। लगभग कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा भी 523 लोगों को नोटिस जारी किया फॉरेस्ट, और हमारे यहाँ 2000 लोग का घर है। और वोटर लिस्ट की बात करें तो कम से कम 3500 से 4000 वोटर है हमारे यहाँ। अब 20,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो। तो हम लोग का वही मांग है कि ये फॉरेस्ट को हटाना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसलिए नहीं बोला अभी कुछ वो। और हम लोग क्या है, वो जो 29 गाँव जिसमें मिलाने का था अपना नगर निगम में, उस समय हम लोग उसमें आवेदन दिए थे, प्रशासन हमारी पक्ष में थी, और किसी कारणवश हमारा एक फदाकार हमको नगर निगम शामिल नहीं हो पाया उस समय। हम लोग अपनी मांग को उसी मांग को कंटिन्यू बनाए रखे हैं कि हम हमको नगर निगम में शामिल करें या एक हमारा एक राजस्व ग्राम घोषित करें या वन ग्राम घोषित करें। ऐसा नहीं होगी तो आगे क्या कुछ मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। रोड में आना हो तो रोड में आगे आंदोलन करेंगे, जहाँ भी घिराव करना है घिराव भी करेंगे। झोपड़ी टूट रही है इसी के लिए आए हैं सर, पट्टा मिल जाए हम लोग को। कहाँ रहते हैं? हम लोग नया पारा गणेश नगर में। सर हमारी मांगे तो यथावत सही हैं, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी वहाँ पर गुजर चुकी है और ये नहीं है कि अभी से है। तो सभी लोगों का एक ही मत है कि हमें जहाँ पर जिस जगह पे अभी हैं वहीं पर रहने दें, ताकि हमारा भविष्य और आगे उज्जवल रहे। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे और क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी कर तो जो भी कानूनी रूप से उचित लगेगा, बड़ों के मार्गदर्शन में, वकीलों के मार्गदर्शन में। पहले कोई नहीं बोला, हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। एक आध बार आया था, वो अपने ये से अपना बसे हम लोग, कोई कुछ नहीं बोला। अभी टूटने का मांग आया तो टूटने का माना है। हम लोग गरीब 50-60 साल से जब बैठे हैं। को नोटिस जारी किया गया है? 500 530 जन को नोटिस जारी हुआ है। ठीक, आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग जहाँ बसे हों वही बसे रहने दें। हम लोग को पट्टा हम लोग को उठाए मत। फतहकार के इस सैकड़ों ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि शासन उनकी भावनाओं और वास्तविक स्थिति को समझकर क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। मस्तूरी विकास खंड के ग्राम नवागांव टिकारी में आदिवासी गोंड समाज के देवस्थान बूढ़ा देव थाना पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। समाज के लोगों का कहना है कि गांव के ही निवासी पति राम घृतलहरे ने देवस्थान के पास स्थित भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, उसने अब देवस्थान के सामने स्थित शासकीय भूमि की भी घेराबंदी कर ली है। देखिए क्या है पूरी खबर। ग्रामवासियों के अनुसार जब ग्रामीणों और समाज के सदस्यों ने बेजा कब्जाधारी से अतिक्रमण रोकने की बात कही तो उसने बात मानने से इनकार कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। इसी मामले की शिकायत ग्राम पंचायत टिकारी के सरपंच को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे गोंड समाज के लोगों में गहरी नाराजगी है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि देवस्थान के पास हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। समाज के लोगों का कहना है कि बूढ़ा देव थाना उनका आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जहां नियमित पूजा अर्चना और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे पवित्र स्थान के पास अतिक्रमण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अपन भवन बने तेकर सामने में काबिज करे होला हटाए के कारण। कहाँ भवन है, कौन काबिज करे? नवागांव पोस्ट टिकारी, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर। कौन जमीन तुम्हारा कब्जा करके रखा है? पति राम घृतलहरे। कहाँ क्या है?
उहेच के गाँव के। कतेक दिन हो गए कब्जा करे? अब लगभग समझो साल से ऊपर हो गया अभी फिलहाल। जमीन ले तुम्हारा दिए कतेक दिन हो गए? सरकार ले तुम्हारा दिए तो कौन बने कतेक दिन? बोला लगभग 15 साल से ऊपर हो गए। 15 साल ले तुम्हारे समाज के कब्जा में होकर बाद अभी 1 साल होए वाला कब्जा करे? हाँ। अच्छा, तो एक बार कहाँ शिकायत करे? अब शिकायत मस्तूरी में करे रहे। तो कहाँ बोले रही सर? अब बोली से जाबो कार्यवाही के लिए, एक बार चले गई। अब बोली राम कौन है? प्रभावशील आदमी है क्या करते है? कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो हम ऐसे नागरिक के गांव के कोई अहम नहीं है ना। और वो 2-3 जगह ला और काबिज कर चुके हैं। तुमन क्या चाहते? हाँ मनो मेरा क्लियर चाहिए। जी हम लोग ग्राम नवागांव टिकारी, हम लोग का चौकी मल्हार है और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम लोग का जो आदिवासी भवन है उसमें कब्जा किए हुए हैं पतिराम धितलहरे, उसका हम लोग समस्या लेकर आए हैं। क्या चाह रहे हैं? और जो कब्जा किया है उसको हम लोग हटाना चाहते हैं। जो हम लोग कब्जा किया क्या बोलते हैं इसके बारे में? कितना जमीन है? पतिराम जमीन कितना है? 90 वो टोटल इलाका है पूरा। ग्रामीणों ने कलेक्टर बिलासपुर, तहसीलदार मस्तूरी और संबंधित विभागों से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर प्रशासन से जवाब मांगेंगे। गोंड समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब और क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1815 मतदान केंद्रों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए लगभग 3800 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य है हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही रूप में दर्ज कराना और गलतियों को दुरुस्त करना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का मतदान सूची में नाम होना बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी BLO की भूमिका सबसे अहम है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे, जानकारी लेंगे और फॉर्म भरवाएंगे। एकत्रित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने के बाद उन्हें निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य जानकारी में त्रुटि मिलती है तो वे दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। पहचान के लिए नागरिकों को 11 मान्य दस्तावेजों में से कम 2 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। यह विशेष अभियान मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है।
पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां बिजली का उत्पादन होता है, यहां पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है और प्रदेश से 6 अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई की जाती है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को भारी बिजली बिलों का बोझ झेलना पड़ रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि जब उनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में थी तब वहां आम जनता को फ्री बिजली की सुविधा दी गई थी। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जनता को निःशुल्क या सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि बिजली दरों को तुरंत कम किया जाए और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगी। आता था 200 रुपए का बिजली का बिल आता था, आज उन घरों में, गरीब घरों में 1000 और 2000 रुपए का बिजली बिल आया है। उससे भी पेट नहीं भरा सरकार का, तो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया और स्मार्ट मीटर से बिजली का जो 1 यूनिट बिजली जलता था वो वहाँ पर 5 यूनिट बिजली दिखा रहा है और हर घर में महंगी बिजली आ रही है और नोटिस मिल रहा है कि जो बिजली बिल नहीं पटाने में सक्षम है उनके घर में नोटिस मिल रहा है कि आप पटाइए नहीं तो बिजली की बिल काट दी जाएगी। हमारा मांग है, जिन सरकारों ने जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली और पंजाब में, जीने खाने लायक कम से कम 200 से 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी गई, हमारी नीति रही है। वही नीति छत्तीसगढ़ में सरकार लागू करे, कम से कम हर घर को घरेलू बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त में दे और नहीं तो आम आदमी पार्टी और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता सड़क पर आकर के भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और इसी की चेतावनी देने के लिए हम लोग आज आए थे। रायपुर के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दोनों की पत्नियों और भतीजे को कोर्ट से राहत मिल गई है। शासन की ओर से हाईकोर्ट में तोमर बंधुओं की जमानत याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट में बताया गया कि दोनों भाइयों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ अब तक करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की छापामारी में उनके घर से कई ब्लैंक चेकबुक, हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। इसके अलावा दोनों बिना लाइसेंस के अवैध सूदखोरी का कारोबार भी करते पाए गए। देखिए, तोमर बंधुओं का रोहित, वीरेंद्र और उनकी दोनों की पत्नियां और भतीजे का जमानत लगा हुआ था, अग्रिम जमानत याचिका फाइल हुई थी। तो कोर्ट ने आज दोनों की पत्नियों का अग्रिम जमानत स्वीकार कर लिया और तोमर बंधु के भतीजे जो हैं दिव्यांश तोमर, उनकी भी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली कोर्ट ने मामलों में। और तोमर बंधुओं को कहा कि आपको अग्रिम जमानत के बजाय अन्य जो रेमेडी है वो किया जाएगा। उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि अगर एक ही प्रकरण में बाकी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई और रेगुलर जमानत भी हो चुकी है तो इनको ना जमानत मिले ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ नॉर्म्स होते हैं अग्रिम जमानत के, उससे उस नॉर्म से बाहर है, इसलिए शायद इनको जमानत नहीं मिल पाई। शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रोहित और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उनकी पत्नियों और भतीजे को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद तोमर बंधुओं के अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि वे अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही अगला कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भरोसे और कानून दोनों को झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका एक पारिवारिक विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके चलते उसका एक अधिवक्ता से संपर्क हुआ। इसी दौरान अधिवक्ता पवन अवस्थी ने उसे शादी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखे। जब महिला ने शादी के अपने अधिकार की मांग की तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। महिला की शिकायत पर गंभीर अपराध की धारा 69 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद जांच दल ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
गुल प्रसाद जप आध सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। मोबाइल जो आज हर हाथ में है, एक 15 साल की मासूम जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हुआ। सरकंडा थाना क्षेत्र की 9वीं की छात्रा ने घर वालों की डांट से आहत होकर देर रात झट घाट पुल से नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने छात्रा का शव बरामद किया है। नदी में छलांग लगाकर जान देने की दर्दनाक घटना बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र की है। राजकिशोर नगर की रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने देर रात करीब 2:30 बजे घर से निकलकर सीधे छठ घाट पुल का रुख किया और फिर कुछ ही मिनटों में नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था, जिससे नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद छात्रा का शव नदी से बरामद कर लिया गया। रात को भैया हम लोग तो घर में आराम कर रहे थे, ऊपर वाले रूम में। नीचे वाले रूम में हमारी बड़ी गुड़िया और छोटी गुड़िया पढ़ाई कर रहे थे। पता नहीं अचानक इनको क्या हुआ, अपने रूम से निकली और दरवाजा खोल के सीधा बाहर दौड़ना चालू कर दिए। 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना। कुछ कारण नहीं भैया, कुछ समझ ही में नहीं आया इन बच्ची ने क्या क्या समझा और क्या कैसा किया। सरकंडा टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि परिजनों ने मोबाइल चलाने से मना किया था। इसी बात से आहत होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। रात्रि करीब 2:30 बजे एक नाबालिग बच्ची राजकिशोर नगर में रहने वाली छठ घाट पुल के पास जाकर वहाँ पुल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एसडीआरएफ और थाने की टीम और गोताखोरों की मदद से बच्ची के बॉडी को बाहर निकाला गया और पंचनामा कार्रवाई की गई है। अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि मोबाइल चलाने को लेकर घर वालों के द्वारा मना किया गया। उस बात को लेकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया और जो शव है बच्ची का वो पालकों को दिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि मोबाइल हमारे बच्चों का दोस्त है या दुश्मन। एक छोटी सी नाराजगी, एक पल का गुस्सा और एक मासूम जिंदगी खत्म। मोबाइल जो जरूरत और मनोरंजन का जरिया है, वहीं अब एक परिवार के लिए मातम का कारण बन गया है। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सोमवार को तखतपुर में सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बड़ी मात्रा में आंगनबाड़ी सहायिकाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और सामूहिक रूप से इस्तीफा आवेदन सौंपा। सहायिकाओं का कहना है कि विभागीय कार्यों के अलावा उन्हें लगातार गैर विभागीय कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी हैं। सहायिकाओं ने बताया कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग के 16 बिंदुओं पर नियमित कार्य करती हैं, लेकिन अन्य विभागों के काम जैसे सर्वे, जनगणना, प्रचार प्रसार और अन्य प्रशासनिक कार्यों का दबाव उन पर डाला जा रहा है, जिससे उनके मूल कार्य पर असर पड़ रहा है और समय पर पोषण, टीकाकरण तथा बच्चों और माताओं से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कठिन हो गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने चेतावनी दी कि यदि गैर विभागीय कार्यों से राहत और उचित समाधान नहीं मिला तो वे अपने इस्तीफे पर अडिग रहेंगी। अब देखना होगा कि प्रशासन उनके सामूहिक इस्तीफे को मंजूर करता है या समाधान का प्रयास करता है। हम लोग तखतपुर परियोजना से हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सभी की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है। बीएलओ कार्य के लिए अभी 1 महीना का फिर से कार्य शुरू हो रहा है, जिसमें इन लोगों को ये समस्या आ रही है कि ये ऑनलाइन काम करेंगे और साथ में इनका समय निर्धारित नहीं रहेगा कार्य करने का। पूरे टाइम काम करने के कारण विभागीय कार्य इनका प्रभावित हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपने बीएलओ कार्य से इस्तीफा देना चाहेंगे। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एसडीएम सर का कहना है चूँकि ऊपर से आदेश है, इसलिए हमने आप लोगों को लगाया है। आप लोगों का बीएलओ में पहले से ही ड्यूटी है और आप लोग यदि संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर कलेक्टर महोदय से जाकर के बात कर सकते हैं।
4 नवंबर को एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में चल रही पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य के सीजी सेट उत्तीर्ण छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में जहां सीजी सेट पास अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाती है, वहीं इस विश्वविद्यालय में उन्हें जबरन परीक्षा देने के लिए बाध्य किया गया है। इससे राज्य के छात्रों को नुकसान हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नेट या अन्य परीक्षा पास छात्रों को यह छूट पहले से दी जा रही है। रंजेश सिंह ने कहा कि अगर सेट उत्तीर्ण छात्र प्रवेश परीक्षा में 50 से कम अंक लाते हैं तो उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाएगा, जबकि वे सीधे इंटरव्यू के पात्र हैं। उन्होंने इसे राज्य के छात्रों के अधिकारों का हनन बताया। इसी के साथ उन्होंने बीएड और डीएलएड की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यदि बाहरी एजेंसी से मूल्यांकन करवाया गया है तो इससे विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है और इसका असर छात्रों पर पड़ा है। कुलपति ने आश्वासन दिया कि यदि अन्य विश्वविद्यालयों में सेट पास छात्रों को छूट दी जा रही है तो यहाँ भी नियमों के अनुसार सुधार किया जाए। कुलपति ने आश्वासन दिया कि यदि विश्वविद्यालय में सेट पास छात्रों को छूट दी जा रही है तो यहाँ भी नियमों के अनुसार सुधार किया जाएगा। साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने आवास, पानी, सामुदायिक भवन और जमीन से जुड़ी परेशानियों को सामने रखा। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक प्रार्थी से मुलाकात की और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर का कहना था कि जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनदर्शन में सबसे अधिक शिकायतें आवास योजनाओं और पेयजल संकट से जुड़ी हुई सामने आई। यहाँ पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि उनसे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर के पास आया सर, हमसे 3 लाख रुपए सीवी रमन के प्रचार है। साकेत संजय जो कि फार्मेसी प्रभारी, उन्होंने धमकी देकर ले लिया सर। क्योंकि मैं बच्चे का बाप हूँ, इसलिए बच्चे के भविष्य को देखते हुए देना पड़ा अंत तक मुझे। क्या चीज़ के एडमिशन के लिए 3 लाख रुपये? डी फार्मेसी का। तो पहले बोले सर, आपके लड़के का आनंद भूषण गौड़। क्या? आनंद भूषण गौड़। कब दिए पैसा और कौन से सत्र का उसका एडमिशन के? उसका सत्र का एडमिशन का सत्र है सर आपका 21, 22 और 22-23। पहले 70,000 दिए, उसका रसीद, कच्चा रसीद हमारा था, वो दस्तखत कर दिया। फिर 90,000 दिए, फिर उसको 80,000 दिए। क्या बोल करके पैसा लिया गया आपको? कि अभी और पैसा लगेगा, मैनेजमेंट वाले मांग रहे हैं लाभ दो का, उसका रसीद नहीं दिया। और जो तो आपको कोई आश्वासन तो दिया होगा कि आपको पास करा देंगे? नहीं, पास लड़का तो पढ़ के पास हुआ सर, ऐसा पढ़ के नहीं पास करके फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब हो गया। अब मगर उसकी शिकायत करने आया था मैं कलेक्टर पर। 2021-22 का मामला ही है। और कहाँ इसके पहले आप शिकायत किए हैं? इसके पहले उनके कुलपति को, कुलाधिपति को, सीवी रमन के, उनको किया हुआ। क्या आश्वासन दिए थे? उन लोग कोई आश्वासन नहीं, सब मिले जुले हैं सर। अब कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब बोले कि हायर एजुकेशन के नोडल अधिकारी से जांच करवाते हैं। तो 2021-22 का मामला भी 25 चल रहा है, 25 खत्म होने वाला, क्या कर रहे थे कितने दिन से? पंजीयन शिकायत तो 2 साल पहले चल रहा है और उसका पंजीयन का, फार्मेसी में पंजीयन होता है स्टूडेंट का, उसके पंजीयन तक मैं शांत रहा। पंजीयन हो गया तब मैंने इसका एप्लीकेशन दिया। उसका जो नियमानुसार फीस है उसकी रसीद अलग दी और 3 लाख रुपये अलग लिए। कच्ची रसीद हमको 70,000 की दिया है, बाकी का रसीद देने से इनकार कर दिए। अब क्या चाह रहे हैं? साहब हम पैसा चाहते हैं, जो नियमानुसार फीस जमा किए 1,10,000 करीब, उसका तो हम कुछ नहीं चाहते, तो फीस है हमारा 3 लाख वापस किए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी समस्या के निराकरण में लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन का निर्धारित समय सीमा में समाधान होना चाहिए। जनदर्शन के तुरंत बाद कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों के साथ टीएल बैठक भी ली। इसमें लंबित कार्यों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को जनता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन जिले की जनता के लिए उम्मीदों से भरा रहा। बड़ी संख्या में लोग अपनी बातें लेकर पहुंचे और प्रशासन ने भी उसी गंभीरता से उनकी परेशानियों को सुना। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा सेतु के नीचे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना है, जिसके कारण वह काला पड़ चुका है। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि महिला भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। मृतका की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सुराग जुटा रही है। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा सेतु के नीचे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव लगभग 2 से 3 दिन पुराना है, जिसके कारण वह काला पड़ चुका था। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि महिला भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। मृतका की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सुराग जुटा रही है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। कोरबा जिले के रहने वाले 11 वर्षीय बालक विनय टंडन पिता जितेंद्र टंडन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि कुछ दिनों पहले विनय की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे सिर में तेज दर्द की शिकायत थी। परिजनों ने पहले उसे क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रारंभिक इलाज के बाद हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान बच्चे की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। यह घटना एक बड़ी सीख भी छोड़ जाती है कि किसी भी बीमारी या दर्द को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर इलाज और डॉक्टर की सलाह से ही बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। विनय की असमय मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। डेड आया था, 0 में मर्ग कायम किया गया है। विनय टंडन सन ऑफ है जितेंद्र टंडन, उम्र 11 वर्ष। ये रहने वाला है आपका धमनागुड़ी, PS उर्गा, जिला कोरबा का, कोरबा छत्तीसगढ़। ये लोग बताए कि लड़के का ना सिर में दर्द हुआ। दर्द होने से ये लोग अपने बच्चे को आनंद फानंद में लेकर के कोरबा गए। कोरबा में जाने पर कोरबा के डॉक्टर द्वारा रिफ़र कर दिया अपोलो के लिए। अपोलो पहुंचने से पहले 7-8 किलोमीटर पहले लड़का का सांस और बढ़ गया और मास्क को लगाए थे, जिससे उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद रास्ते में ही शायद आया यहाँ मर्चुरी में, क्या बोलते हैं अपना सिम्स अस्पताल। आने पर उनको डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित किया। फिर मर्चुरी में रखे, फिर उनका PM किए और कफन दफन हेतु PM करने के बाद
परिजन को रवाना कर दिए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बिलासपुर द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र जिला चिकित्सालय को नई दुकान में स्थानांतरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की। नवीन जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के बाद आयुक्त एवं कलेक्टर ने दुकान का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध ब्रांडेड एवं जेनेरिक दवाइयों की जानकारी ली। इसके बाद दोनों अतिथियों ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। नवीन जन औषधि केंद्र के उद्घाटन से अब मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां एक ही छत के नीचे आसानी से मिल सकेंगी। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।